शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी के साथ में। पीआईबी में वैसे देखा जाए तो उतनी कोई खास न्यूज़ आई नहीं है। एक न्यूज़ आई है खिलौना निर्माण को लेकर के, जो कि आंध्र प्रदेश की लोकल टेक्निक है, उसको किस प्रकार से लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में ये न्यूज़ है। इसको हम देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की जो लोकल इनोवेटर लोग हैं और वहाँ जो लोकल मेथड अपनाई जाती है खिलौना बनाने के लिए, लकड़ी के खिलौना बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका वे यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने के साथ साथ में इस कला को वो जिंदा रखें, आप ये कह सकते हैं। विशाखापट्टनम, हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। एतिकोप्पका गांव के ज़मीनी स्तर पर कार्यरत एक इनोवेटर हैं श्री सीवी राजू। ये क्या काम करते हैं? वानस्पति रंग बनाते हैं और रंगों की उम्र बढ़ाने की प्रौद्योगिकियों को विकसित करके अपने गांव की पुरानी जो विरासत है, एतिकोप्पका खिलौनों को बनाने के पारंपरिक तरीके को संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? जो रंग है ना, रंग मतलब ये वानस्पति रंग बनाते हैं। और रंगों को कैसे ज़्यादा लंबे समय तक हम बनाए रख सकते हैं, यदि आपने कहीं पर भी उनकी पेंटिंग कर दी है तो इसकी बहुत सारी मेथड इन्होंने खोज किया है। और इसके साथ साथ में खिलौनों की जो लोकल टेक्निक है, एतिकोप का खिलौना बनाने का जो पारंपरिक तरीका है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या काम किया? कई किस्म के समकालीन खिलौने विकसित कर लिए, जिनका भारत और विदेश में धीरे धीरे बाजार बढ़ रहा है। भारत ही अकेला नहीं, बाहर भी ये लोग बेच रहे हैं। तो स्थानीय खिलौनों का खोया हुआ जो वैभव है, कह सकते हैं प्रतिष्ठा है, इन्होंने उसको वापस लाया। एतिकोप्पका खिलौनों पर किए गए उनके कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 68वें मन की बात में इनके बारे में प्रशंसा भी करी थी। ठीक है, तो हमसे एतिकोप्पका के बारे में पूछा जा सकता है क्या है, तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, लोकल टेक्निक है खिलौना निर्माण की। तो ये क्या काम करते हैं? नॉन टॉक्सिक पेंट और नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं। और लकड़ी के खिलौने बनाने की ये पारंपरिक विधि एक पहचान है, जिसने साउथ इंडिया में एतिकोप्पका गांव के शिल्प समुदाय को एक नई पहचान दी है। ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। श्री वी राजू ने क्या काम करा? पौधों के स्रोत और उनकी जड़, छाल, तना, पत्ती, बीजों आदि में लेड से फ्री रंगों की खोज की है। इनका प्रयोग नेचुरल डाई, शाही लाल और नीला सहित विविध रंगों पर केंद्रित हो गए हैं। इसके बाद पद्मावती एसोसिएट के नाम से इन्होंने अपना एक संगठन बनाया है, सहकारी संगठन है, जिससे उपयुक्त बाजार तक नए रंग पहुंच सके। मतलब इनको यदि कोई भी चीज़ ये बना रहे हैं तो इनकी डिमांड होनी चाहिए ना, इन मार्केट में इनकी बिक्री होना चाहिए। तो इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है। एतिकोप का खिलौने के बारे में और कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि एतिकोप का खिलौने राउंड आकार के रहते हैं और नेचुरल कलर के इस्तेमाल से इनको बनाया जाता है। इसी से ये बच्चों के लिए सुरक्षित रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राजू पारंपरिक कला के साथ बने रहे। यहाँ पर इनके ये पिक्चर दिखाए गए हैं। एतिकोप्पका के अंतर्गत कौन कौन से खिलौने बनाए जाते हैं, ये देखिए। बताया जा रहा है कि ये राउंड शेप में रहते हैं और टॉक्सिक फ्री रहते हैं, क्योंकि इसमें जो कलर यूज़ किया जाता है ना, उसमें लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये प्राकृतिक कलर रहते हैं और कलर ऐसे रहते हैं कि ये लंबे समय तक चलते हैं।
इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखेंगे COP26 की जो मीटिंग चल रही थी, जिसमें नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए गए थे ग्लासगो में। तो उसका क्या आउटकम आया है, इंडिया ने क्या अपने टारगेट निर्धारित किए हैं, इसके बारे में ये आर्टिकल छपा है। कोप के बारे में हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ UNFCC और कोप दोनों को हम समझेंगे। 1992 में ब्राज़ील में रियो समिट होता है। यहाँ पर 3 समझौते होते हैं। कौन कौन से? UNCBD, UNCCD और UNFCC। UNCBD मतलब संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता से बायोडाइवर्सिटी से ये रिलेटेड है। इसके बाद मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन है UNCCD, और संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन फ्रेमवर्क है UNFCC। कई सारे देशों द्वारा समझौतों पर सिग्नेचर के पश्चात 21 मार्च 1994 को इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। आज यदि देखो ना तो 197 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1995 से लेकर के कंटिन्यू UNFCC की वार्षिक बैठक होते रहती है, और ये पर्यावरण और जलवायु के मुद्दे पर सालाना रूप से आयोजित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा मंच है। ये हमको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत ही 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल और जो विकसित देश हैं Annex 1 में शामिल कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को कंट्रोल करने के लिए टारगेट निर्धारित इन्होंने करे थे। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया था। इसके अलावा इस सम्मेलन में आधिकारिक रूप से हिस्सा लेने वाले देशों की बैठक को कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कहाँ से निकल के आया है? UNFCC से निकल के आया है कोप। तो इस सम्मेलन में जो जो लोग आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से बैठक में भाग लेते हैं, उनको हम कहते हैं कोप, ठीक है। कोप की पहली बैठक 1995 को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी। इसके पहले कोप 26 था, और इस बार का जो है कोप 25 था पिछला। अभी जो है कोप 26 की बैठक हुई है। कोप 25 के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, इसकी जो रूल बुक के जो अनसुलझे मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना। पेरिस समझौता 2020 में 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। कुछ और बातें यदि हम कोप के बारे में जानना चाहें तो देखो, अभी हाल के टाइम में कोप की जो सार्थकता पर ना कई बार क्वेश्चन लोग उठाते रहते हैं, और पिछले कुछ समय से इन सम्मेलनों में किसी ठोस निर्णय पर भी देशों की सहमति नहीं बन पाई है। सबसे बड़ी बात यह है, ज़्यादातर देश नियमों को अपने अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कहता है कि हम नेट जीरो कार्बन 2030 तक ले आएंगे, कोई कह रहा है 2050 में, और इंडिया कह रहा है 2070 में, ठीक है। इन सम्मेलन में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद कुछ मुद्दों को अगले वर्ष के लिए टाल दिया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता 2013 से 2020 की अवधि समाप्त होने पर 2020 में पेरिस समझौता औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा, लेकिन अभी भी इसके कई नियमों पर सहमति नहीं है, ठीक है। 2012 में कनाडा ने स्वयं को क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर कर लिया था। एक बात ये भी हो जाती, कोई भी कभी भी इनसे बाहर आ जा रहा है। कोप 18 की दोहा की बैठक की हम बात कर रहे हैं, 2012 की। कनाडा, जापान, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, न्यूजीलैंड और अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता से जुड़ने का से मना कर दिया था, और अमेरिका जैसे देश का स्वयं पेरिस समझौते से अलग हो जाना, बाहर हो जाना एक झटका ही है इसके लिए। तो इसके अलावा EU और जापान विकसित देशों के मानकों के हिसाब से अपने लक्ष्य पाने में जलवायु में सफल हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में योगदान की ऐतिहासिक जिम्मेदारी से वे पीछे कर रहे हैं।
और यदि बात करें, भारत ने विकासशील देशों द्वारा अपने $100 बिलियन के सहयोग को पूरा न करने पर निराशा जताई है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं कौन सी बातें बताई गई हैं। तो COP26 की बैठक ने भारत ने क्या अपना पक्ष रखा है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। नेट जीरो एमिशन की बात करी जा रही है, 2070 की डेडलाइन निर्धारित की गई है। ठीक है, और ये जो पीरियड है ना, 2070, मतलब आप सोच सकते हैं कितना लंबा समय है। नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना CO2 हम उत्सर्जित करेंगे उतना हम अवशोषित भी कर लेंगे। ठीक है, जितनी ग्रीन हाउस गैसों को हम उत्सर्जित करने वाले हैं उतनी ही हमारी धरती सोख ले। इस कंडीशन को हम कब प्राप्त करेंगे? 2070 तक। और एक बात ये ध्यान रखना है कि अब जो नेट जीरो वाली कंडीशन है ना, इसमें आप जो कोल है ना, पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है उसका तो आप यूज़ करोगे ही। ठीक है, इनका तो आप यूज़ कर ही रहे हो, इसको आप डिक्रीज नहीं कर रहे हो, इसका तो आप यूज़ करोगे ही, इसको तो आप बढ़ावा दोगे ही। बस केवल इतना है कि धरती हमारी सोखे, इस कंडीशन को हम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे इसमें हम कोल में कटौती की घोषणा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो कुल मिला के देखा जाए ना, तो इसमें आपको मानना ही है, आपको बाध्य नहीं किया जाता है। दिक्कत ये हो जाती है, सब अपनी अपनी तरफ से घोषणा करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी विल बी टैप्ड इन ए बिग वे, ऐसा मोदी का कहना है COP26 के समिट में। तो ये जो समिट है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ग्लासगो में। नेट जीरो जो है इंडिया अचीव कर लेगा 2070 तक, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है इन COP26 की समिट में इन ग्लासगो ऑन मंडे। तो अभी तक यदि देखा जाए तो केवल इंडिया एक ऐसा देश था जिसने, जो कि इतना बड़ा कार्बन का इमीटर है, आप तीसरे नंबर पर आते हो उत्सर्जन के मामले में, लेकिन आपने जो है नेट जीरो के मामले में कोई घोषणा नहीं की थी। तो लास्टली फिर प्रेशर जब पड़ा सब तरफ से, तो नरेंद्र मोदी को अपनी घोषणा करनी ही पड़ गई। और एक एडिटोरियल भी छपा था जिसमें बताया गया था यदि नेट जीरो की बात की जाती है तो इंडिया को कौन सी डेडलाइन रखनी चाहिए। तो उसमें भी 2070 का ही लगभग लगभग बताया गया था, और वो उनका जो अंदाजा है ना एकदम सही बैठा है। इसके अलावा 2030 तक इंडिया विल इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी सोर्स्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स। इसके अलावा डेडलाइन है 2030 तक कि हम अपनी एनर्जी का 50% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा हमने ये भी कमिट किए हैं कि हमारा जो कार्बन इमिशन है ना, इसको 2030 तक 1 बिलियन टन हम कम करने का लक्ष्य रखे हैं। 1 बिलियन टन, और 2030 तक 50% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये कुछ कुछ डेटा है जो हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा बताया जाता है इंडिया विल आल्सो रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ GDP बाय लेस देन 45%। तो GDP में जो इमिशन है, जितना योगदान दे रहा है, उसको हम कम करने वाले, लेस देन 45%। इसके अलावा इंडिया वुड आल्सो इंस्टॉल सिस्टम टू जनरेट 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। तो 2030 में काफ़ी सारे टारगेट इंडिया निर्धारित करी है। एक तो कार्बन इमिशन 1 बिलियन टन कम करेगी, 2030 तक ही 500 गीगावाट के लक्ष्य को वो अपना पूरा करेगी, और 50 गीगावाट इंक्रीज फ्रॉम इट्स एग्जिस्टिंग टारगेट, ऐसा मोदी का कहना। तो कहना हमने तो कहे थे कि 450, लेकिन 50 हम और प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। इसके अलावा इन्होंने जोर दिया पैसे को लेकर के कि आप जो है गरीब देशों को, विकासशील देशों को 1 ट्रिलियन सालाना सहायता दीजिए। ठीक है, पहले तो शायद 100 बिलियन था ये, अब उसको 1 ट्रिलियन की बात नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है।
इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ कुछ बातें कही हैं। कंट्रीज मस्ट एक्ट टू हैव ह्यूमैनिटी। ठीक है, इतने सारे देश जो एक साथ में आ रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि हमें जलवायु परिवर्तन पर सबसे ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, सेव ह्यूमैनिटी एंड प्रोटेक्ट द प्लानट, ऐसा यूएन के चीफ का कहना है। वी आर डिगिंग आवर आउन ग्रेव्स, हम अपनी जो कब्र है ना खुद ही खोदने का काम कर रहे हैं, इनका ऐसा कहना है। इसके अलावा इनका कहना है पेरिस में जो समझौता हुआ था कि हमें धरती का तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, तो उस टारगेट को आप लोग भूलिए मत ही। इसके बाद वाली न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम चलते हैं और देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर को लेकर के क्या कहना। फायर क्रैकर्स मतलब होता है पटाखे। अब चूंकि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, ठीक है, तो इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं ये हमको देखना। कलकत्ता में क्या हुआ था ना, कलकत्ता की ये बात है, इसको देख लेते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट क्या कहा था, प्रोहिबिटेड द सेल, परचेज, यूज, डिस्प्ले और बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर ऑफ एनी टाइप ऑफ इट आर ड्यूरिंग इट अपकमिंग काली पूजा, दिवाली सेलिब्रेशन एज वेल एज द फॉलोइंग छठ पूजा, ठीक है, जगधात्री पूजा, गुरु नानक का बर्थडे या फिर क्रिसमस न्यू ईयर्स ईव दिस ईयर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। The firecracker industry had moved the top court after कलकत्ता हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप ना तो सेल और परचेज कर सकते हो, ना तो यूज़ कर सकते, ना ही डिस्प्ले करिए और ना ही फायर क्रैकर को जलाइए एनी टाइप ऑफ आल ड्यूरिंग द अपकमिंग काली पूजा दिवाली के लिए। इसी के चलते चलते फिर सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए इंडस्ट्री वाले, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि हम पटाखों को पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते। ठीक है, आप पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि जो कुछ जहरीले वाले पटाखे रहते हैं ना, जो कि पर्यावरण को और इंसानों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं, उनका यूज़ पर बैन लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसे पटाखों की पहचान कैसे होगी। दूसरी बात ये है, यदि ऐसे ये पटाखे यूज़ किए जाते हैं तो उसको क्या सज़ा का प्रावधान रहेगा, ये सब बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा देखो, मोदी के द्वारा ग्लासगो के समिट में प्रतिभागी तो बनना ही पड़ा उनको। इसके साथ साथ में वहीं इन्होंने बोरिस जॉनसन से भी बातचीत कर ली ताकि हमारे जो द्विपक्षीय संबंध है, बायलैटरल रिलेशन है, उसको मजबूत बनाया जा सके। इसमें कुछ कुछ मुद्दे उठाए गए जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इंडो पैसिफिक की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कोरोना के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे हम पटरी पर ला सकते हैं। अब चूंकि जो है ना यूरोपियन यूनियन से ये ब्रिटेन बाहर हो गया है, इसी के चलते चलते अब इसको क्या है ना बाहर के देशों से हाथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ से बाहर गया है तो उस पर कई सारे प्रतिबंध लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इकोनॉमी है ना वो प्रभावित होगी। भले ही वो डिसीजन अपने आप ले पा रहा है, लेकिन पहले जैसी जो स्वतंत्रता है ना अब उसको नहीं रह गई है, इसलिए वो भी जो है बायलैटरल रिलेशन बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर जो जो मुद्दे उठाए गए वो ऐसे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रोड मैप 2030 प्रायोरिटी क्या रहेगी, पार्टिकुलरली ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर के। इसके अलावा पीपल टू पीपल कैसे टाई को हम मजबूत कर सकते हैं, और हेल्थ, डिफेंस, सिक्योरिटी एरिया में भी दोनों के बीच संबंधों को लेकर के बातचीत हुई। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का कहना है कि जो बोथ लीडर हैं इन्होंने रिव्यू किया प्रोग्रेस इन द ट्रेड टास्क फॉर इन्हेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप। इसके साथ साथ में इन्होंने डिस्कस किया बायलैटरल कोऑपरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंक्लूड है collaboration through international solar alliance and coalition for disaster resilient infrastructure। इसके बाद हम सीधे आ गए हैं एडिटोरियल वाले पेज में, तो आज के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हैं उनको हम देख लेंगे। इसके अलावा आप लोग जो
हम कुछ एडिटोरियल छूट जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ छूट जाती हैं ना, उसको जाकर के आप हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, edubuckets.blogspot.com पर जाकर के चेक करते रहिए। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण एडिटोरियल मिल जाएंगे जो मैं आपको नहीं बताता हूँ, मैं अब उनको भी अपलोड करना चालू कर दूंगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण न्यूज़ छूट जाती हैं उनको भी हम रिकवर करने का काम करेंगे। तो G20 की समिट को लेकर के ये आर्टिकल एडिटोरियल छापा गया है, टाइम फॉर एक्शन। The G20 meeting has come at critical moment for the global political economy. G20 की जो बैठक हुई है ना, उसके बारे में यह बात बताई गई है कि ऐसे समय में हुई है जबकि टाइम, कहना चाहिए एकदम क्रिटिकल मोमेंट है ये एक्शन लेने के लिए। तो एट देयर फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग 2 years, 2 साल हो गए हैं, नहीं तो ये वर्चुअल ही होते रही थी, तो 2 साल में ये पहली बैठक है। लीडर ऑफ द G20 डिड नॉट साई अवे फ्रॉम री इंगेजिंग विद बिगेस्ट इशू फेसिंग द ग्लोबल इन्यूनिटी टूडे। आज के समय में पूरा विश्व कौन कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसके बारे में इन्होंने इंगेज किया है, जैसे कि कोरोना पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, मेजर टैक्स एग्रीमेंट एंड स्टेप्स टू एड्रेस कंसर्न रिगार्डिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी। ये सारे मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। ऑन कोऑर्डिनेटेड इफोर्ट टू मिटिगेट द पेंडेमिक, द फोकस वाज ऑन वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहली बात तो ये है, हमें कोरोना से मुक्त होना है। जब तक हम कोरोना से फ्री नहीं होंगे ना, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होने वाली है, क्योंकि कोरोना के चलते चलते इकोनॉमी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। इसलिए क्या काम किया गया, सबसे पहले जो कोरोना है ना, उसको कम करने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो जो जो फोकस है वो है ऑन वैक्सीन का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन विथ एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट ऑफ WHO टारगेट ऑफ इनोकुलेटिंग 40% या फिर मोर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अगेंस्ट कोरोना बाई 2021। टारगेट रखा गया है 40% का या फिर उससे भी ज़्यादा लोगों को क्या करने का, वैक्सीन लगाने का 2021 तक, एंड एटलीस्ट 70% बाई मिड 2022। और 2022 के मध्य तक हमको क्या काम करना, 70% जनता को वैक्सीन लगा देना है। इसके अलावा बताया जाता है, देखो ये जो इम्प्लिक एजम्पशन है ना, मतलब इसमें जो अंतर्निहित अंदाजा है आप कह सकते हो, ये जो कमिटमेंट है ना बाई G20 लीडर के द्वारा, तो जो इनिशिएटिव्स हैं ये क्या काम करेंगी, बूस्ट करेंगी सप्लाई ऑफ वैक्सीन को, कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, विथ सक्सीड एंड कोऑपरेशन विल हेल्प द वर्ल्ड ओवरकम सप्लाई और फाइनेंस कॉन्स्ट्रेंट। तो अभी जो है सप्लाई में जो कमी जा रही है, इसके अलावा देशों के पास जो रुपयों में कमी जा रही है, वो उससे वो देश लड़ सकेंगे। इसके अलावा बात की जाती है, द ग्रुप लीडर recommitment their nations to providing 100 billion a year toward adoption, mitigation and green technology, focusing on need of developing countries। तो जो विकसित देश हैं इनको क्या काम करना चाहिए, 100 बिलियन की टुवार्ड एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है ये। यदि कोई क्या काम कर रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, फोकस कर रहा है नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इतना पैसा देने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इन दिस स्फीयर ए डाइवर्जेंस व्यू स्टिल एग्जिस्ट अक्रॉस डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस। तो इस समिट के आगे ही आप देखोगे, एंड 2021 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो हुई। इंडिया हैड रिजेक्टेड द कॉल टू अनाउंस ए टारगेट ऑफ नेट ऑफ जीरो एमिशन। तो जीरो एमिशन का टारगेट के लिए तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपीयर टू हैव स्कोर्ड ए विक्ट्री इन दिस रिगार्ड एज द पोस्ट समिट कमिट
commits the G20 to limited global warming to 1.5 degree and identifies sustainable and responsible consumption and production as critical enablers। कोरोना की कंडीशन से कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जो कोरोना है ना, इकोनॉमिक रिकवरी अंडरवे है आफ्टर पैरालाइजिंग लॉकडाउन्स, ठीक है, अनसरप्राइजिंगली गिविंग द राइजिंग इन्फ्लेशन, स्पाइकिंग एनर्जी प्राइस एंड अलार्मिंग सप्लाई चेन बॉटलनेक्स। सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी कोरोना के चलते चलते, एनर्जी के प्राइस कितने हाई हो गए हैं आप देख ही रहे हो, इसके साथ साथ में महंगाई कितनी बढ़ गई है ये भी आप देख रहे हो। G20 leaders were quick to affirm that nations' stimulus policies would not be removed prematurely। समय से पहले आप अपनी पॉलिसी को ना चेंज मत कर देना, इसलिए आपको अपनी जो पॉलिसी है उनको बहुत ध्यान में रखना है। इसके अलावा 15% का जो ग्लोबल टैक्स है ना, ग्लोबल मिनिमम टैक्स है, इसके बारे में बात बताई जाती है कि ये बहुत बढ़िया किया गया है क्योंकि कई देश में ना कम टैक्स वसूला जाता है। कम टैक्स वसूलने के साथ में ही क्या होता है, वहाँ के प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाती है और उसको यदि फिर हम यहाँ बुलाएंगे तो वो हमें सस्ता पड़ेगा और हमारा जो इंडियन वाला मार्केट है वो उसकी तुलना में कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अब जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स निर्धारित कर दिया गया है ना, ये काम बहुत ही बढ़िया निर्धारित किया गया है। आगे बात बताया जाता है ये जो सिस्टम है ना, दिस वुड इम्पैक्ट टेक टाइटन ऑफ सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली की जो टेक टाइटन्स हैं इनको कैसे करके इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है ना would make it harder for such companies to benefit from locating themselves in relative lower tax jurisdiction। तो ये कंपनियां का काम करती हैं, जहाँ पर भी लोअर टैक्स देखती हैं वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर देती हैं, तो ये उनको प्रभावित होने वाला है। इसके अलावा ये जो OECD लेड रिफॉर्म है ना, इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ 136 कंट्री विच अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ ग्लोबल GDP और इज़ लाइकली टू इंटर इनटू फोर्स इन 2023 या फिर उसके बाद से ही। तो OECD से लेड जो रिफॉर्म है ना उसके बारे में बताया जाता है कि कितनी कंट्री का सपोर्ट मिला है, GDP का कितना हिस्सा आता है और ये कब तक काम में चालू हो जाएगा। इसके बाद वाला जो सेकंड एडिटोरियल है वो जल के संरक्षण को लेकर के है, ठीक है, कैसे हम जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, इसी के बारे में ये आर्टिकल छपा है। तो देखो, हमने ना मंत्रालयों को, अलग अलग मंत्रालयों को कंबाइन करके जोड़ तो दिया है, इंटीग्रेट तो कर दिया है, लेकिन हमें उससे भी आगे सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है, मर्जर किए हैं हमने बिटवीन 2 मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, किसका निर्माण किया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय इन 2019। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कि लोग जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बताया जाता है कि देखो, रूरल एरियाज़ की यदि हम बात करें ना, ठीक है, तो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण इलाकों में 80 से 90% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से निकाला जाता है, एंड 75% ऑफ वाटर यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर इज ड्राउन फ्रॉम ग्राउंड वाटर सोर्सेज। तो ग्राउंड वाटर का जो पानी है उसको, ठीक है, बोर कर करके, कुआं खोद खोद करके निकाला जाता है और इसका उपयोग करते हैं हम पीने के लिए। इसके अलावा 80 से 90% कहाँ पर, ड्रिंकिंग में, और 75% खेती में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा शहर की बात की जाती है, 50 से 60% ऑफ द वाटर सप्लाई इज ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड वाटर सोर्सेज से, whereas the remaining is sourced from surface water sources such as river often located afar, ठीक है, in addition to lakes, tanks and
एंड रिजर्वायर से प्राप्त किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था बाई थिंक टैंक नीति आयोग इन 2019, 21 मेजर सिटी के नाम बताए जा रहे हैं जिसमें इंक्लूड है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, वर ऑन द ब्रिंक ऑफ एग्जॉस्टिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स, मतलब बहुत जल्दी यहाँ का जो ग्राउंड वाटर वो ख़त्म होने वाला है, affecting about 100 million people. The study also point out that by 2030 the demand for water is projected to be twice available supply. आने वाले 2030 तक जो डिमांड है पानी की वो डबल होने वाली है, जितना भी पानी की डिमांड की जा रही है उससे डबल हो जाएगी। चेन्नई का एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाता है, सिग्निफिकेंट एंड बाय नो मीन्स लेस वरिंग एग्जाम्पल और वाटर क्राइसिस that unfolded before our eye in Chennai 2019, where life came to a standstill and parts of the city went without piped water for months. आगे बताया जाता है कि चेन्नई की कंडीशन इतनी आखिर ख़राब हुई कैसे है। एक तो देखो कहीं कहीं पर हमको फ्लड देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, लेकिन चेन्नई का यहाँ पर बताया जा रहा है प्रीवियस ईयर एज वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द वाटर क्राइसिस। तो वो क्या है कि पानी यहाँ पर बहुत कम गिरा है पिछले सालों में। दाउ इट इज़ ट्रू दैट रेनफॉल वाज लो विच वाज 50% लेस देन नॉर्मल। फोकसिंग ऑन दिस फैक्टर अलोन वुड एब्सॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई ब्लेमिंग द vagaries of rainfall pattern to a fast changing climate without understanding the ground level step which have been equally responsible factor. दूसरे कारण ये बताया जा रहा है कि ऐसे एरिया जहाँ पर पानी भरा रहता था और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है ना वो चार्ज होते रहता था, यहाँ पर यदि आप इंक्रोचमेंट कर लोगे, जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पर इंक्रोचमेंट कर लोगे तो क्या होगा, अब जो जल भरण वाला जो क्षेत्र है ना वो कम हो जाएगा। ये भी एक रीज़न है कि चेन्नई में इस प्रकार का क्राइसिस आया है। इसके अलावा एक और रीज़न बताया जा रहा है किसका, ग्रीन कवर को तेज़ी के साथ में जो कम किया जा रहा है उसके बारे में। तो इससे आप क्या काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट खड़े कर रहे हो। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एक तरफ तो कहीं हमको बाढ़ देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ आपको सूखा जैसी कंडीशन देखने को मिल रही हैं। इट इज़ ओनली दिस सिचुएशन वाज मोर मैग्नीफाइड इन चेन्नई, लेकिन अदर सिटीज़ इन इंडिया वुड इको दिस मैनिफेस्टेशन इन वेरीफाइंग डिग्री हाउइंग टू लैक ऑफ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है मुंबई का 2019 में 2141 ट्री वर फेल्ड 8 एरे कॉलोनी amid massive protest to make space for एस्ट फॉर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। बताया जाता है ना मुंबई मेट्रो बनाने के लिए जो इतने सारे पेड़ काटे जा रहे थे तो उसका कितना ज़्यादा विरोध हुआ था 2019 में। इसके बाद सरकार क्या कर सकती है इसको एड्रेस करने के लिए, अर्बन एरियाज मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स को क्या करना पड़ेगा, फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा इसके रिलेशन को विथ अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के साथ में, अर्बन डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट के साथ में। इससे क्या होगा, दिस वुड बी फॉर इन्हेंस इंटीग्रेशन होगा इससे, इसके साथ साथ में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, इफ़ेक्टिव लैंड और वाटर जोनिंग रेगुलेशन देखने को मिलेगा। इससे प्रोटेक्ट होगा अर्बन वाटर बॉडी, ग्राउंड वाटर सोर्सेज, वेटलैंड को सुरक्षित कर पाएंगे और ग्रीन कवर को हम बढ़ा पाएंगे वाइल सिमुलेटेनियसली वर्किंग टू इनहेंस वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग करना है, वाटर रिचार्ज एक्टिविटी करना है, टारगेटिंग एक्वीफायर्स एंड वेल्स थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये सारे उपाय कैसे सक्सेस होंगे जब तक जो बहुत सारे मंत्रालय हैं आपस में जुड़ ना जाएं। रूरल पंजाब का लेसन सीखने की बात यहाँ पर की जा रही है। रूरल एरियाज में क्या होता है, नो डिफरेंट एज द एक्यूट वाटर क्राइसिस इन पंजाब सोर्स ड्राफ्ट रोड
ड्राफ्ट रिपोर्ट कहती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड concluded the Punjab would be reduced to a desert in 25 years if the extraction of its groundwater resource continuously unabated। बताया जाता है कि 82% ऑफ पंजाब लैंड एरिया हैज सीन ए ह्यूज डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल। पंजाब की कंडीशन बहुत ख़राब चल रही है। पंजाब जो है ना रिड्यूस होकर डिजर्ट में रिड्यूस हो जाएगा आने वाले 25 साल में, यदि आप ग्राउंड वाटर को ऐसे ही निकालते गए और धान की खेती करते जाओगे तो। 82% ऑफ पंजाब का जो लैंड एरिया है ना, यहाँ पर हमको ह्यूज डिक्लाइन देखने को मिलता है वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल में, जहाँ पर 138 में से 109 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैव बीन प्लेस्ड इन ओवर एक्सप्लॉइटेड। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जल का इस्तेमाल किया है, इस कैटेगरी में डाल दिया है। ग्राउंड वाटर का जो निष्कासन है या फिर यूज़ है विच वाज 35% 1960 के दशक में और 1970 के दशक में, ये बढ़ के 70% हो गया है पोस्ट। फिर क्या है, द ग्रीन रिवोल्यूशन, इतनी तेज़ी से पानी का यूज़ बढ़ा है। ए पीरियड विथ सम गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग पावर फॉर इरिगेशन दैट लेफ्ट ट्यूबवेल रनिंग फॉर हावर्स। सरकार ने बिजली में छूट दी, इसी के चलते चलते किसान क्या है कई घंटों तक अपनी मोटर को चलाते रहते हैं, ट्यूबवेल को चलाते रहते हैं, तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है कम हो गया है। और बताया जाता है जिस प्रकार से हम धान की खेती कर रहे हैं ना, उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ज़मीन को आप पानी बहुत ज़्यादा दे देते हो तो उसका जो खारापन है ना वो बढ़ जाता है, दिक्कत ये हो जाती है। इसके अलावा बात की जाती है प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज की, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लास्ट ईयर अनाउंस किया था एम्बिशियस प्लान टू प्रोवाइड वाटर कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया बाई 2024 तक। हर घर में नल से जल पहुँचे, ऐसा इंडिया की योजना है। ठीक है, इसमें बताया जाता है कि ये जो है ना उतना सही नहीं है, क्योंकि आप केवल पानी प्रोवाइड बस कर रहे हो, जल के सोर्सों का संरक्षण नहीं कर रहे हो। इसलिए एक हाथ से आपको देना है और दूसरे हाथ से बचाना भी है, ऐसा राइटर का कहना है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है मनरेगा से ही, तो अलग अलग स्टेट जो है ना पैसों की कमी जा रही है, उसको लेकर के केंद्र सरकार से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है ना वो लाई गई थी, तो इसमें फंडिंग का हिस्सेदारी आप देखोगे ना तो 90% हिस्सा केंद्र सरकार के पास से आता है। अब 10% हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट मिलाती है, इसलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है हमें फ़ंड प्रोवाइड कीजिए। तो उड़ीसा में भी फ़ंड की काफ़ी कमी जा रही है। यहाँ पर फिगर बताए जाते हैं कि कितने पैसे की हमें कमी जा रही है, इतना आप हमको प्रोवाइड करिए। और यहाँ पर जो बताया जाता है कि पटनायक ने आल्सो डिमांड किया है इन्हेंसमेंट ऑफ द लेबर बजट ऑफ उड़ीसा अंडर मनरेगा टू 25 करोड़ पर्सन डेज फॉर ए ईयर 2021-22। एक न्यूज़ आई है गंगा मिशन के बारे में इन गिनीज के रिकॉर्ड। द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ गंगा उत्सव फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट अपलोडेड ऑन फेसबुक इन 1 घंटा। 1 घंटे में हैंड रिटन नोट्स जो है अपलोडेड किए गए फेसबुक में 1 घंटे में। तो गंगा उत्सव फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज अपलोडिंग। जल शक्ति मिनिस्ट्री गजेंद्र सिंह शेखावत पोस्टेड हिज मैसेज ऑन फेसबुक आफ्टर विच द एक्टिविटी वाज ओपन फॉर पब्लिक एट लार्ज। एन ऑफिशियल का कहना है द इवेंट वाज हेल्ड टू राइज अवेयरनेस ऑन गंगा रिजुवनेशन और टू एक्सपांड the reach of festival. People posted poem article on Ma Ganga on the Namami Gange Facebook page. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है गंगा डॉल्फिन से ही आई है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, गंगास रिवर डॉल्फिन आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन IUCN की रेड लिस्ट में।
इसके अलावा बताया जाता है, इसको शेड्यूल किया गया है शेड्यूल फर्स्ट में ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत भी इसको अपेंडिक्स 1 में कंजर्वेशन प्राप्त है। इस स्पीसीज की ग्लोबल पॉपुलेशन आप देखो ना तो 4000 एस्टिमेट किया जाता है। इज मोस्टली फाउंड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द डॉल्फिन ऑफन एक्सीडेंटली इंटर कैनाल्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड आर अनेबल टू स्विम अप अगेंस्ट द ग्रेडियंट। दे आर आल्सो वल्नरेबल टू हार्म बाई पीपल। बताया जाता है कि नदी से ये नहर में, केनाल में आ जाती हैं, नहरों में आ जाती हैं, तो फिर अब इनकी लाइफ खतरे में आ जाती है, लोगों से भी, और भी कई सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इन्हीं के संरक्षण को लेकर के बात की जा रही। बेस्ट प्रैक्टिस ऑन क्राउड कंट्रोल, डॉल्फिन कैप्चर फ्रॉम कैनाल्स एंड हैंडलिंग, ट्रांसफ़र उनका, ट्रांसपोर्ट और रिलीज आर पार्ट ऑफ द गाइड। तो किसने ये गाइड रिलीज़ की है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये गाइड की है कि कैसे हम इनको रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके बाद जापान के इलेक्शन को लेकर के है। जापान के जो पीएम है फ्यूमा किशिदा कॉल्स विक्ट्री आफ्टर टफ इलेक्शन। इलेक्शन टफ इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी देखने को नहीं मिलती, तो कोalition वाली गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है। ठीक है, जलवायु को लेकर के उन्होंने बहुत अच्छे एक्शन लिए गए थे, ऐसा इसके बारे में बताया जाता है, कुछ एक्शन लिए थे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्यूमो किशिदा डिक्लेयर्ड विक्ट्री ऑन मंडे आफ्टर हिज रूलिंग कोalition won a strong majority in national election, vowing to boost the virus hit economy and take a leading role in the Asia's push toward carbon neutrality। तो दो क्षेत्रों में इन्होंने इनके काम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक तो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली बात और दूसरी कार्बन न्यूट्रलिटी वाली बात।